हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। क्लास 10th साइंस फर्स्ट चैप्टर क्या दिया हुआ है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम आपको बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स बताएंगे और हर एक क्वेश्चन बताएंगे। और केमिकल जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, किस टाइप से होती है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको हम पूरा डिटेल बताएंगे। कंसाइडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक दैट हैपन्स व्हेन। ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ में जो भी होता है वो सब क्या है? केमिकल रिएक्शन होती है। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है फिजिकल होती है और केमिकल होती है, फिजिकल भी होती है और केमिकल भी होती है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जो मिल्क होता है रूम टेम्परेचर पर भी क्या होता है, उसमें केमिकल इक्वेशन हो सकती है, जैसे दूध से दही बनना। एन आयरन तवा पैन नेल्स इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। जो आयरन तवा होती है, नेल्स होती है, पैन होती है, ये सब क्या होता है? आयरन में भी केमिकल चेंज होता है एटमॉस्फेयर में। ग्रेप्स ग्रेट फॉर्मेट, ये भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। फूड इज कुक्ड, खाना बनाना भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। फूड गेट्स डाइजेशन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी केमिकल रिएक्शन ही होती है। वी रेस्पायरियर, मतलब हम जो श्वास लेते हैं वो भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। इन ऑल द अबव सिचुएशन इज नेचर, ये क्या होती है? जो जितनी भी सिचुएशन होती है ये क्या है? नेचर होती है। एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इंटियल सब्सटेंस हैव what change we have already learn about the physical and chemical change। ये सब क्या है? केमिकल और फिजिकल चेंज है ना। आप मैटर इन आवर प्राइवेट क्लासेस, आपने और देखा होगा, अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा, आपने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा होगा। जो आप 6 क्लास से साइंस पढ़ते हुए आ रहे हो, 6 से लेकर 9th तक आपने देखा होगा कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है ना। यहाँ पर आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा अपनी छोटी क्लासों में। वेन नेवर अ केमिकल चेंज वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। यू मे परसेप इन वंडरिंग एट द वाट इज एक्चुअली meant by a chemical reaction. How do you we come to know that chemical reactions have taken place? Let us perform some activities to find the answer to has questions। देखिए आगे आपको यहाँ पर बहुत सारे मतलब केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, फिजिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इन सब के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और आगे यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिविटी फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? एक्टिविटी फर्स्ट में दिया हुआ है कि यहाँ पर जो मैग्नीशियम रिबन है, एक बर्नर की सहायता से क्या हो रहा है कि बर्नर की सहायता से मैग्नीशियम रिबन को एक टंग के माध्यम से पकड़ा गया है। देखिए एक मैग्नीशियम रिबन है जिसको एक टंग के माध्यम से पकड़ा गया है और इसे हम क्या करेंगे? बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद क्या होता है? एक वाच ग्लास में जो मैग्नीशियम रिबन है इसको बर्न कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में ये चेंज हो जाती है। तो यही क्या होती है? एक केमिकल रिएक्शन होती है। एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो बर्न करने के बाद क्या होता है कि वो जलती है और जलने के बाद उसी से क्या निकलता है? एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब कि एक राख निकलता है। जैसे कोई लकड़ी को जलाने के बाद कोयले से क्या निकलती है? एक राख निकलती है। वैसे ही मैग्नीशियम रिबन से क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वाच ग्लास। यहाँ पर एक्टिविटी फर्स्ट में ही आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट टॉपिक में आप देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि यू हैव ऑब्जर्व दैट अ मैग्नीशियम रिबन बर्निंग विथ अ डजिंग वाइट फ्लेम ऑफ अ चेंज इनटू द वाइट पाउडर। इसमें क्या हुआ कि हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो बर्न करने के बाद क्या हुआ कि उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल कर आई और वही क्या है? वाइट पाउडर के जैसे हुआ। तो वही क्या होगा कि उसमें एक केमिकल चेंज होगा। दिस पाउडर इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर बोला है कि जो पाउडर आया है, जो वाइट कलर का जो पाउडर उससे निकल रहा है वो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। इट इज़ अ फॉर्मेट ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन अ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, सेकेंड एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है? सेकेंड एक्टिविटी में दिया हुआ है कि टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब।
लेड नाइट्रेट सोल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, रखते हैं। उसके बाद ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन दिस, यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को उसमें मिलाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इससे अब क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व क्या होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले नाइट्रेट सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में रखा, तो क्या होगा कि उससे अब क्या होगा आपको ऑब्जर्व करके बताना है। तो देखिए एक्टिविटी थर्ड में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि टेक अ 5 जिंक, जो केमिकल इक्वेशन होती है वो कैसे होती है। यहाँ पर दिया हुआ है फार्म ऑफ द ऑब्जर्व 3 एक्टिविटीज़। आपने आप इससे पहले 3 एक्टिविटीज़ में देखा कि कैसे केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व हो रही है ना। ऑब्जर्व किया आपने, कुछ ध्यान दिया कि कैसे चेंज होती है। वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइनिंग वेदर इज अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो केमिकल रिएक्शन जो चेंज होती है वो किन की वजह से होती है, तो चेंज इन स्टेट है ना, चेंज इन कलर और इन्वोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। तो केमिकल रिएक्शन होती है वो अपनी स्टेट, कलर और गैस और ये टेम्परेचर, इन सब वजह से उसमें क्या होता है, चेंज होता है, यानी इन्हीं वजह से केमिकल रिएक्शन होती है। तो जो केमिकल रिएक्शन as we observe change around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the variation types of chemical reaction and their symbolic representation in a chapter. आपको यहाँ पर देखिए जो चैप्टर फर्स्ट में है केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, इसके बारे में रिप्रेजेंट यानी केमिकल रिएक्शन किस टाइप की होती है, इस बारे में आगे आपको पूरा प्रेजेंट किया गया है। आपको आगे देखना है ना कैसे होती है, किस टाइप से होती है। तो 1.1 में देखिए केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो एक्टिविटी फर्स्ट में देखा आपने, एक्टिविटी फर्स्ट में कैन बी अ डिस्क्राइब अस व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन। क्या बोल रहा है कि जो एक्टिविटी फर्स्ट है इसमें आपने देखा कि जो मैग्नीशियम रिबन होती है इज़ बर्न इन ऑक्सीजन, मतलब कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, जलाया, तो उसके बाद क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद, जबकि वो पहले क्या थी, सिर्फ मैग्नीशियम थी, और जब मैग्नीशियम को हमने जलाया तो उसमें क्या हुआ कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गई। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गई तो उसमें क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है वो एक्स्ट्रा हो गई। इट गेट्स कन्वर्टेड टू अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो क्या होगा कि जो मैग्नीशियम है, जैसे मैग्नीशियम रिबन थी तो मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया, उसको जलाए, तो जलाने के बाद वो क्या हो गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया। फिर दिस देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, केमिकल इक्वेशन ही है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंस है। 2 रिएक्टेंस मिलकर क्या बनता है, जैसे यहाँ पर 2 रिएक्टेंस दिया हुआ है, फर्स्ट रिएक्टेंस दिया हुआ है मैग्नीशियम, सेकंड रिएक्टेंस दिया हुआ है ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है, 2 रिएक्टेंस है, और दोनों रिएक्टेंस से मिलकर क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, 1 प्रोडक्ट बन रहा है। तो जो क्या होती है, जो केमिकल इक्वेशन होती है वो रिएक्टेंस से मिलकर प्रोडक्ट बनता है, चाहे वो रिएक्टेंस कितने भी हो। तो हम आपको केमिकल इक्वेशन में बताएंगे कि केमिकल इक्वेशन के टाइप्स कितने होते हैं और कौन से रिएक्शन में कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, हमने अभी तक क्या देखा कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है ना, ये कैसे होते हैं, यानी किस टाइप से होते हैं, ये इसके बारे में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, हम इसको समझते हैं कि कैसा होता है। एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं पूछेगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो आपको दिया रहेगा मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या हो गया कि ये दोनों जो मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, ये क्या है, दोनों रिएक्टेंस है, ये रिएक्टेंस है, और ये 2 रिएक्टेंस मिलकर क्या बनता है, 1 प्रोडक्ट बनता है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO, ठीक है, ये क्या बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया। तो यही क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। आपको एक्टिविटी फर्स्ट यानी 1.1 में भी दिया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करते हैं किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा, वो
मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है इसके टू मॉलिक्यूल्स कभी भी भाग लेते हैं ना। तो यहाँ पर देखो जो ये इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं वो आगे आपको दिया हुआ है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कि रिएक्टेंस क्या होता है और रिएक्टेंस से मिलकर वन यानी प्रोडक्ट 2 भी बन सकता है 1 भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट सिर्फ 1 ही बनेगा, और रिएक्टेंस भी अलग अलग होते हैं ना। तो जो केमिकल इक्वेशन होती है, जो केमिकल रिएक्शन होती है, इसके बारे में हम आपको आगे और बताएंगे कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो यहाँ तक आपने ये समझ लिया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कि ये रिएक्टेंस से मिलकर क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अब उसके बाद देखिए राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन है हम उसको कैसे राइट करते हैं, कैसे राइट करना चाहिए, उसके बारे में दिया हुआ है। तो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, इज देयर एनी अदर शॉर्टर बाय अ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। जो आपने देखा कि इससे पहले अपने केमिकल इक्वेशन क्या था, इसके बारे में आगे क्या है आपको रिप्रेजेंट किया गया है। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइडर एंड यूजफुल इफ वी अस केमिकल फार्मूलास, है ना। यहाँ पर आप कुछ केमिकल फार्मूला दिया हुआ है। केमिकल फार्मूला क्या होता है, इंस्टेड ऑफ अ वर्ड अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन इफ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पर कुछ फार्मूला दिया हुआ है, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी अ राइटिंग। जो केमिकल इक्वेशन है, जैसे हमने इससे पहले क्या पढ़ा कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया, बर्न करने के बाद क्या होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर कुछ फार्मूला होते हैं ना, केमिकल इक्वेशन के कुछ फार्मूला होते हैं। फार्मूला को कैसे लिखा जाता है उसके बारे में आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया हुआ है, मैग्नीशियम, फिर ऑक्सीजन, और उसके बाद क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो यहाँ पर आपको ये 3 क्या दिया हुआ है। इससे पहले हमने क्या देखा कि ये वर्ड में था। जो केमिकल इक्वेशन है आपको ये बताया गया है, जो केमिकल इक्वेशन होती है कि उसको लिखा कैसे जाता है, राइटिंग कैसे, यानी उसको कैसे हम लिख सकते हैं। जो देखिए हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, जो केमिकल इक्वेशन होती है यहाँ पर वर्ड में दी हुई है। मैंने आपको वैसे ही तो बताई थी, जो केमिकल इक्वेशन है यहाँ पर कैसा है, ये वर्ड में दिया हुआ है। तो हम केमिकल इक्वेशन को कैसे राइट करेंगे, तो हम केमिकल इक्वेशन को वर्ड में राइट नहीं करेंगे, हम केमिकल इक्वेशन का फार्मूला लिखेंगे। जैसे कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का फार्मूला क्या होता है, Mg। तो यहाँ पर हम Mg लिखेंगे। उसके बाद जो मैग्नीशियम होती है, उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है, O2। ऑक्सीजन का फार्मूला O होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन है उसको O2 राइट किया जाता है ना। अब वो कैसे राइट किया जाता है मैं आपको आगे बताऊंगी कि O2 क्यों लिखते हैं, H2 क्यों लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसे नहीं लिखेंगे, वर्ड में नहीं लिखेंगे, हम उसको फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि जो केमिकल इक्वेशन होती है इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो क्या बोल रहा है कि कंपेयर द नंबर ऑफ द एटम्स आर ईच एलिमेंट्स एंड द लेफ्ट हैंड साइड। जो नंबर होते हैं हम उसको कंपेयर करते हैं, जो नंबर होता है हम उसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पर जो क्या दिया था रिएक्शन में Mg, देखो हम बुक में नहीं यहाँ राइट करेंगे। जो Mg दिया हुआ है, मैग्नीशियम प्लस O2 क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम को बर्न करने के बाद जो ऑक्सीजन है उसके साथ ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना। तो बर्न करने के बाद वो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो उसने क्या बताया कि इसको राइट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसके हर एक फार्मूले लिखना पड़ेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हमें उसके एटम्स, जो एटम्स है, इसके जो एटम्स है उसके नंबर को कंपेयर करना पड़ेगा। इसमें जैसे ऑक्सीजन दिया हुआ है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन है, 2 है, और मैग्नीशियम कितना है, 1 है ना। और यहाँ पर मैग्नीशियम क्या है, 1 है, और ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो हमें इसे कंपेयर करना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स है और राइट हैंड साइड में कितने एटम्स है। तो यहाँ पर 3 एटम्स हो गए और यहाँ पर 2 एटम्स हो गए। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है। तो हम इसको बैलेंस करना सीखेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन है हम उसको बैलेंस कैसे करें। तो रिकॉल द लॉ ऑफ द कन्वर्सेशन ऑफ द मास दैट यू स्टडीज कैन क्लास 9th। आपने क्लास 9th में देखा होगा कि मास क्या होता है ना। मास यानी उसका
जो द्रव्यमान, मास की हिंदी मीनिंग होती है द्रव्यमान। तो आपने देखा होगा कि मास पढ़ा होगा आपने, कैन नाइदर द क्रिएटेड ऑफ अ destroy in the chemical reaction, that is then total mass of the elements present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in a reactance, है ना। in other word is the number of the atoms each elements remain the same। देखिए आगे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमें उसका एटॉमिक मास देखकर, आपने इससे पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि एटॉमिक मास क्या होता है ना। हमने आपको इससे पहले आपको अगर देखना है एटॉमिक मास क्या होता है तो आप हमारे अगले वीडियो में जाकर देख सकते हो, है ना। हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबाओगे तो इसके बाद आपको हमारा जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है आपको ये सब कुछ दिखाई देगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जिंक, जिंक दिया हुआ है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपने देखो एक्टिविटी 1.3 में देखा होगा कि यहाँ पर जो जिंक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस ये क्या होता है, इन दोनों में, एक दोनों क्या है रिएक्टेंस है, और जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों मिलकर क्या बना रहा है, वन प्रोडक्ट बना रहा है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर एक वन प्रोडक्ट बनाता है जिससे क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट क्या है, 2 रिएक्टेंस है और 2 रिएक्टेंस मिलकर वन प्रोडक्ट बनता है। तो द एबव वर्ड इक्वेशन, ये जो इक्वेशन थी ये कैसी इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन है, और ऐसी इक्वेशन अगर आप राइट करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगी, है ना। अगर आपको ऐसी इक्वेशन जैसे एग्जाम में आ गई और आपने उसको वर्ड में रिप्रेजेंट किया तो वह रॉन्ग हो जाती है। बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन को इस टाइप से नहीं लिखा जाता। केमिकल इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4 या इसी को बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, प्लस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो क्या होगा इसमें, जो जिंक है, ये जो जिंक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों रिएक्टेंस मिलकर क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट एक क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। जिंक सल्फेट एक प्रोडक्ट बना है जिससे क्या हुआ कि हाइड्रोजन बाहर निकला है ना। तो ये क्या हो गई, जो केमिकल रिएक्शन है, हम केमिकल रिएक्शन को इस टाइप से नहीं लिखेंगे। बताने का मतलब यही होता है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम वर्ड में नहीं लिखते, केमिकल इक्वेशन को हम उसके फार्मूला के माध्यम से लिखते हैं कि उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो आप देखिए केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करें। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों में क्या होती है पता है, उनको केमिकल इक्वेशन ही बैलेंस करते नहीं आती। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के कई तरीके हैं, लेकिन आपकी बुक में यहाँ पर देखो एक तरीका दिया हुआ है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इससे और बहुत सारे इसके तरीके हैं, लेकिन मैं आपको ये भी तरीका बताऊँगी और आगे और कुछ बताऊँगी, है ना। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, जिंक प्लस H2SO4 प्लस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होगा कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैं आपको यहाँ पर देखिए नोट्स में बता रही हूँ क्या दिया हुआ है, जिंक प्लस जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड 2 क्या है, रिएक्टेंस है, 2 रिएक्टेंस है जिससे क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो इक्वेशन है ये बैलेंस है क्या। तो ये इक्वेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, देखो आपकी इक्वेशन में दी हुई है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एलिमेंट लिखना है, उसके जो रिएक्टेंस है लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट में राइट हैंड साइड में कितने कितने हैं। तो इसमें देखो एलिमेंट, जो एलिमेंट है, एलिमेंट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में क्या है, जिंक है, फिर क्या दिया हुआ है, सेकंड में हाइड्रोजन है, H2 है, प्लस क्या दिया हुआ है, 2 नहीं लिखना चाहिए हमें, है ना, S दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, O दिया हुआ है।
जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ये क्या है? 4 एलिमेंट है। अब ये 4 एलिमेंट हो गए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सब बराबर है क्या देखेंगे? राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो जिंक है कितना है? 1 है, ठीक है। राइट हैंड साइड में जिंक यहाँ पर कितना है? 1 है। इसका मतलब जिंक यहाँ पर तो बराबर है, ठीक है। जिंक तो बराबर है, हमें जिंक का से कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 2 है। राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 2 है। चलो थोड़ा अच्छा तो लगा। उसके बाद क्या है? सल्फ़र। सल्फ़र क्या होता है? सल्फ़र 1 है, यहाँ पर भी सल्फ़र 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 4 है और यहाँ भी 4 है। मतलब ये जो इक्वेशन है ये पूरी बैलेंस है। जो इक्वेशन है ये पूरी बैलेंस है। आपके बुक में आपको इस तरीके से ही बताया गया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एक साइड आपको एलिमेंट लिख लेना है और यहाँ पर आपको देखना है कि जो रिएक्टेंस है और प्रोडक्ट है, रिएक्टेंस और प्रोडक्ट दोनों बराबर है या नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपको ऐसे बनाकर ही देखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पर दिया हुआ है फेरस, Fe, फेरस प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2, फेरस ऑक्साइड। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आयरन है क्या है? लोहा। क्या है? इसको हम फेरस भी बोल सकते हैं, आयरन भी बोल सकते हैं या फिर लोहा ही बोल सकते हैं। ये इसके 3 नाम हैं, या फिर इसको आप Fe बोल सकते हो। इसके 4 नेम हैं। देखो एक ही व्यक्ति के इतने नेम हो सकते हैं, जैसे आपका घर का नाम अलग है, ये नाम अलग है, जैसे लोहे बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो जो फेरस होता है, फेरस किसके साथ? H2O के साथ। फेरस H2O के साथ में जब ये दोनों रिएक्टेंस एक दूसरे के साथ में जब रिएक्शन करता है तो फेरस ऑक्साइड बनता है। क्या बन रहा है? फेरस ऑक्साइड बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है। जब हम लोहे को बरसात के दिनों में पानी में रखते हैं, या फिर आप कहीं भी जाकर देख लेना, कोई भी दुकान में जाकर देखना, जो लोहे की दुकान होती है उसको जो लोहे की दुकान होती है, लोहा को दुकान के बाहर फेंका जाता है ना, बाहर उसको फेंक कर रख देते हैं। और आप देखना उसको बरसात के दिनों में उसमें फेरस ऑक्साइड की परत जम जाएगी। जो ये फेरस ऑक्साइड होती है इसकी क्या होती है? परत वहाँ पर जम जाती है ना। तो ये कैसे होता है? अब यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है ये बैलेंस भी नहीं है। अब हमारे पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी इसमें एलिमेंट आते हैं उसको एक साइड राइट कर लेंगे, है ना। जितने भी एलिमेंट आते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एलिमेंट दिया हुआ है। देखिए एलिमेंट में सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है Fe। हमें पहले इक्वेशन राइट करना चाहिए। तो क्या होता है? Fe प्लस यहाँ पर दिया हुआ है Fe। जो फेरस है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, फेरस H2O के साथ में रिएक्शन करता है तो फेरस ऑक्साइड बनाता है। जो फेरस ऑक्साइड है ये क्या है? इसमें बैलेंस नहीं है। तो हम एक साइड में सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहला एलिमेंट है Fe, सेकेंड में क्या है? हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। ये यहाँ पर 3 एलिमेंट दिया हुआ है। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? जो Fe है, और इधर क्या दिया हुआ है? राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। Fe कितना है? यहाँ पर 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? 1 है ना। अब राइट हैंड साइड जो Fe है वो यहाँ पर 3 है, हाइड्रोजन 2 है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है? ऑक्सीजन 4 है। ये इक्वेशन तो पूरी रॉन्ग है ना। इसमें बैलेंस है ही नहीं। इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अगर आपने इक्वेशन में एक भी मतलब लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड
थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो पूरी इक्वेशन रॉन्ग हो जाएंगी, जितनी भी इक्वेशन है आपकी ये पूरी रॉन्ग हो जाएगी, है ना। तो अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, एफ ई जो यहाँ पर दिया हुआ है एफ ई, तो एफ ई के आगे क्या कर देंगे, 3 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ में ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो एफ ई तो क्लियर हुआ, ठीक है। आपको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसके नीचे नहीं लगाना है, याद रखना। आप भी कोई भी एलिमेंट के आगे ही आप नंबर, अगर आपको बढ़ाना है तो एलिमेंट के आगे ही आप नंबर बढ़ाओगे, नीचे नहीं लिखोगे। अगर आप नीचे लिखते हो तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है इसके साथ, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है आगे, नेक्स्ट दिया हुआ है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो लगभग बराबर है, लगभग नहीं पूरा बराबर है ना। उसके बाद ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो हम ऑक्सीजन के आगे यहाँ पर देखो, यहाँ तो लगाना नहीं है, अगर हम यहाँ लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे, तो आगे हम लिख देंगे 4। अब हमने क्या किया, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 4। ये तो बैलेंस हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन 8 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड 8 हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन 8 हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, है ना, हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन के आगे हम 4 लगा देंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, अब बैलेंस हो गई। देखो 3 Fe और क्या हो गया, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। अब इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। तो आपको इक्वेशन को ऐसे ही बैलेंस करना है, यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है, देखो कैसे ही बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपकी स्टेप सेम है, कुछ नहीं है। फर्स्ट स्टेप में क्या बोला है कि टू बैलेंस अ चेंज इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ अ बॉक्स ऑफ अराउंड ईच अ फार्मूलाज। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, फार्मूला से आपको बैलेंस करना है। तो फार्मूला आपको एक साइड में राइट कर लेना है। जैसे क्या, अगर आपको कोई भी इक्वेशन बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा कि फार्मूला, जो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे आयरन दिया हुआ है, Fe दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर आयरन मतलब कि जो Fe है, आपको Fe राइट करना होगा, है ना, फेरस राइट नहीं करना है। उसके बाद H2O, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड आपको ऐसे ही राइट करना है। उसके बाद FeO3 फेरस ऑक्साइड, तो फेरस ऑक्साइड को आपको Fe3O4 इस टाइप से राइट करना है। और कोई भी इक्वेशन हो, आपको उसे बैलेंस करने के लिए फार्मूला राइट करना होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में दिया हुआ है लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स। जो एटम्स है आपको उसकी लिस्ट बना लेना है ना। लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन को आपको प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एलिमेंट्स को एक साइड राइट कर लेना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट एलिमेंट Fe दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एलिमेंट को राइट कर लेंगे। तो एलिमेंट यहाँ पर राइट किया हुआ है, पहला एलिमेंट है Fe, फर्स्ट एलिमेंट है Fe, सेकेंड एलिमेंट है हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन के आपको नंबर, तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन में आपको क्या दिया हुआ है, जो Fe है वो 1 है, मतलब यहाँ पर 1 Fe है, और जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। उसके बाद Fe दिया हुआ है, Fe यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 4 है। तो ये जो रिएक्शन है ये अनबैलेंस है। अब हम बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होता है कि वो बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कभी कभी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है कि वो आगे, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन के आगे 4 लगा देंगे, है ना। ये इक्वेशन हो गई बैलेंस।
यहाँ पर देखिए इक्वेशन दी हुई है, ये अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहा है, क्या हो गया, हाँ अब हो गया। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है FE, मैंने आपको इससे पहले समझा चुकी हूँ कि ये कैसे होता है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना है, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन करने के लिए जितने भी एलिमेंट है उसको एक साइड राइट कर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखना है कि कितने एलिमेंट्स है, और उसके बाद उसको मैनेज करते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है आपको क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के टाइप्स समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन होती है उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन के। देखिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अब इसके हम टाइप्स आपको बताएंगे, है ना। हमने तो ये सब कुछ पता है, हमको सब कुछ पता होता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, पर हमें समझ नहीं आता कि ये केमिकल रिएक्शन है। जैसे अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप लोगों ने भोजन नहीं खाया होगा, कि भोजन आप लोग खाते ही हो, आपने दूध से दही बनते ही देखा होगा, और ऐसे बहुत सारी रिएक्शन होती है। रेस्पायरेशन जो हम श्वास लेते हैं, ये भी क्या होती है, एक रिएक्शन ही होती है। तो रिएक्शन हमारी दिनचर्या डेली लाइफ में होती रहती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन मतलब हमें पता नहीं है कि ये रिएक्शन हो रही है, पर रिएक्शन होती है ना। तो आपको सिर्फ इसके बारे में देखो, एक बुक क्या होती है, माध्यम होती है कि हमें अपनी लाइफ के बारे में, अपनी दिनचर्या के बारे में समझना है, और किस टाइप से समझना है ये सब यहाँ पर दिया हुआ होता है। तो हम बुक के माध्यम से ही समझ पाते हैं कि हमारी दिनचर्या में कैसे होता है, क्या होता है। अभी तक आपको पता ही नहीं होगा कि हमारी लाइफ में क्या क्या होता है, कैसे होता है। हम तो उसको कर लेते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम उसको कैसे कर लेते हैं। जब हम जान पाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा। देखिए हम भी जब बड़े हुए थे ना, तो हमें ऐसा लगता था कि कोई भी चीज़, जैसे आपको अभी पता होगा कि हम दही खाते हैं तो दही में बैक्टीरिया नहीं होता। अभी आप समझोगे, मैं आपको आगे बताऊंगी क्या क्या होता है, कैसे होता है। हम सांस ले रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं कि हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। हम खाना खा रहे हैं, हम पचा रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पर भी एक रिएक्शन हो रही है। तो अभी जब आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ दिया हुआ है कंबाइनेशन रिएक्शन। सबसे फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन में आपको फर्स्ट दिया हुआ है कंबाइनेशन रिएक्शन। अब आप याद कैसे रखोगे, सबसे मेन पॉइंट आपका क्या होता है कि हमें इसको याद रखना होता है। पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से तो इंसान सब कुछ पढ़ लेता है, आप भी पढ़ लोगे, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि हमें याद रखना है इसको। तो देखिए सबसे पहली रिएक्शन दी हुई है कंबाइनेशन रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये मोस्ट IMP है। इसमें आपको कोई भी एक, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया रहेगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि कंबाइनेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसा नहीं रहेगा व्हाट इज़ कंबाइनेशन रिएक्शन, या फिर कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंस दिया होता है, जैसे रिएक्टेंस दिया हुआ रहता है और आपको प्रोडक्ट बनाना रहता है, तो आपको उसके आगे उसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपको बना के बताना होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। रिएक्शन जो केमिस्ट्री होती है ना, इसमें एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट टाइप्स है कंबाइनेशन रिएक्शन। तो कंबाइनेशन रिएक्शन क्या होता है, वी हैव लर्न इन क्लास 9th that during a chemical reaction atoms one of the elements do not change into this of another elements, not do atoms disappear from the mixtures of a upper from a is where actually chemical reaction involve the breaking and making of the bonds between atoms to provide new substance. You have studied about types of bonds formed between atoms in a chapter 3 and 4. आपने देखा होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा है एटम्स बॉन्ड्स के बारे में, क्या होता है एटम्स, है ना। समझे हो आपने क्लास 9th में, कोई बात नहीं 9th क्लास में नहीं पढ़े हो तो हम आपको बता देंगे कि अभी एटम्स क्या होता है। आप हमारे चैनल्स में देख सकते हो एटम्स क्या होते हैं, है ना। आगे हमने आपको बताया है कि एटम्स क्या होता है। सब्सक्राइब करो, आपको
खुद ही पता चल जाएगा कि एटम्स क्या होता है, आपके पास पूरे वीडियो हमारे आ जाएंगे। केमिकल रिएक्शन में देखिए फर्स्ट है कंबाइनेशन रिएक्शन। कंबाइनेशन रिएक्शन इसका फर्स्ट टाइप्स है। तो कंबाइनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड, कुछ भी नहीं है कंबाइनेशन रिएक्शन, आपको सिर्फ याद रखना है। तो इसमें क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड देखो यहाँ पर हमें CaO, ये हमें याद नहीं रहेगा। एग्ज़ाम में क्या होता है कि जो ये यहाँ पर सब कैल्शियम ऑक्साइड पूछा रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, हम तो इसे देखकर घबरा जाएंगे। क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड, देख कर ही घबरा गए। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, हमने ये रिएक्शन में देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या हो रहा है, इसके आगे प्रोडक्ट क्या बनेगा हमें क्या पता, हम तो इसको समझ ही नहीं पाए। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, एक चूना होता है, जबकि हमारे डेली लाइफ में चूना का हम डेली यूज़ करते हैं। डेली यूज़ मतलब कि हम इसको देखते हैं ना, बहुत बहुत सारे लोग, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने चूने को नहीं देखा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। अब चूना आपके घर में खरीद कर लाया गया, अब चूने को आप खरीद कर लाओगे तो उसमें तो आप वाटर डालोगे ही। तो आपने क्या किया, चूने में वाटर को डाल दिया, मतलब चूने में हमने पानी को डाल दिया तो चूने का पानी बन जाता है ना। तो चूने का पानी बन जाएगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। क्या बनेगा, देखिए चूने में हमने पानी को डाल दिए, तो चूने में पानी को डालेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बन गया चूने का पानी। क्या बचा, कैल्शियम, एक कैल्शियम हो गया, यहाँ भी 1 कैल्शियम, ऑक्सीजन, यहाँ भी 1 ऑक्सीजन, H2 तो हो गया। अब बाहर निकलने के लिए क्या बचा है, बाहर निकलने के लिए ऑक्सीजन ही बचा दिख रहा है हमें, बाकी तो सब यहाँ पर ऑक्सीजन बचेगा क्या, क्या होगा, ऑक्सीजन भी नहीं बच रहा है, कहाँ से ऑक्सीजन बच जाएगा। हाँ देखिए ये 1 और ये 1, ये 2, ये ये क्या जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये 2 ऑक्सीजन, मतलब कुछ नहीं निकल रहा है, बस ये क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, हीट होगा गर्म होगा, गर्म होते होते वो, तो हमें क्या होगा, देखो कितनी इजी है। तो इसमें क्या होता है कंबाइनेशन रिएक्शन में, अब इसे समझना है, जो इसका जो डेफिनेशन होती है वो कुछ नहीं है, बस इसमें क्या होता है कि टू रिएक्टेंस मिलकर क्या बनाता है, 1 प्रोडक्ट बनाता है। 2 रिएक्टेंस मिलकर 1 प्रोडक्ट बनाता है। कंबाइनेशन रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, बस 2 रिएक्टेंस मिलकर 1 प्रोडक्ट बनाता है, वही क्या है, कंबाइनेशन रिएक्शन है। तो कंबाइनेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कार्बन दिया हुआ है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये 2 रिएक्टेंस है, 2 रिएक्टेंस मिलकर 1 प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये हो गई कंबाइनेशन रिएक्शन। H2 और O2 क्या बना रहा है, H2O, ये भी क्या बन रहा है, 2 रिएक्टेंस मिलकर 1 प्रोडक्ट बन रहा है। तो जहाँ भी 2 रिएक्टेंस मिलकर 1 प्रोडक्ट बनता है वही क्या हो जाएगी, कंबाइनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई कंबाइनेशन रिएक्शन क्या होगी। जो कंबाइनेशन रिएक्शन होगी 2 रिएक्टेंस मिलकर 1 प्रोडक्ट बनाएगी, कंबाइनेशन रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप्स है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट। जो क्रिस्टल फेरस सल्फेट है यहाँ पर दिया गया है 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्या दिया हुआ है, क्रिस्टल दिया हुआ है, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। तो हमें क्या करना है, इसको बॉइलिंग ट्यूब में लेना है। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, और हमें उसका कलर नोट कर लेना है कि वो उसका कलर क्या था। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ऑफ ओवर ऑफ फिल्म ऑफ द बर्नन ऑफ स्प्रिट लैम्प अस सो इन द, देखो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो फेरस सल्फेट है, जो उसका क्रिस्टल हमने सबसे पहले लिए थे तो उसका कलर कैसा था, और हमें एक्टिविटी करके ये देखना है कि जो फेरस सल्फेट है वो किस कलर में, मतलब उसको चेंज हो जाता है, आपको वो देखना है कि वो कैसे चेंज हो रहा है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो फेरस सल्फेट है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जो फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद वो क्या होता है, फेरस ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और फेरस ऑक्साइड प्लस H2O प्लस SO3।
तो हमने सबसे पहले जो रिएक्शन थी कंबाइनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि टू रिएक्टेंस मिलकर, देखो हम आपको बता रहे, जो कंबाइनेशन रिएक्शन थी फर्स्ट रिएक्शन में क्या था कि A प्लस बी, ये क्या है, टू रिएक्टेंस मिलकर क्या बन रहा था, वन प्रोडक्ट A B, ठीक है। ये टू रिएक्टेंस मिलकर वन प्रोडक्ट बना, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी रिएक्टेंस हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं, ठीक है। तो जो कंबाइनेशन रिएक्शन में थी वो क्या था कि टू रिएक्टेंस मिलकर वन प्रोडक्ट बन रहा था। अब वैसे ही सेकेंड रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि वन प्रोडक्ट ये बी, ये क्या है, वन प्रोडक्ट है, वन प्रोडक्ट रिएक्टेंस करके क्या बनाता है, ए प्लस बी प्लस वो, मतलब कि ए बी सी, एग्जाम्पल के लिए ये सी बना सकता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जो कंबाइनेशन रिएक्शन में टू रिएक्टेंस मिलकर वन प्रोडक्ट बनाता है, और यहाँ पर क्या होता है कि वन रिएक्टेंस कितने भी प्रोडक्ट बना सकता है, 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद है थर्ड में क्या है, इसके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और दिए हुए हैं। लाइम स्टोन में क्या होता है, लाइम स्टोन को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, लाइम स्टोन को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये देखो यहाँ पर क्या था, ये वन रिएक्टेंस था, वन रिएक्टेंस से टू प्रोडक्ट बन रहा है। तो कंबाइनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको अंतर समझ में आया कि इसमें क्या डिफरेंट है। उसमें क्या होता था कि टू प्रोडक्ट, जैसे कि टू रिएक्टेंस मिलकर वन प्रोडक्ट बनता था, और इसमें क्या हो रहा है कि वन रिएक्टेंस टू या फिर थ्री कितने भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसके यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये दिया हुआ है लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। यहाँ पर इसके देखो 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि वह अपनी जगह छोड़कर अलग स्थान में चल जाता है, मतलब कि उसका डिस्प्लेस हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत अलग सी बात है इसमें, डिस्प्लेस समझो तो बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा था, ब्लू कलर का था, है ना। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू था। अब उसमें हमने क्या डाला, आयरन नेल्स, मतलब कि आयरन की कोई कील डाली। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर आयरन की नेल डालोगे तो वो क्या होता है, आयरन की जो नेल है वो कॉपर सल्फेट का कलर अपने ऊपर ले लेती है। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है, देखो कुछ भी नहीं है, हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल डाले, तो आयरन नेल डालते हैं तो जो कॉपर सल्फेट वाला जो सॉल्यूशन है वो आयरन नेल के ऊपर जाकर चिपक जाता है, आयरन नेल के ऊपर जाकर चिपक जाएगा, है ना। और जो अपना जो क्या होगा, आयरन होगा वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में छोड़ देगा, मतलब इसमें क्या होता है, इसका डिस्प्लेस हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा, उसका डिस्प्लेस हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिया हुआ है, देखो कॉपर सल्फेट, ये है कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें हमने आयरन नेल को डाला, तो आयरन नेल को डालने के बाद क्या हो जाएगा, वो फेरस सल्फेट में चेंज हो जाएगा, आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट, हम इसको आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं, फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा, जो कॉपर है बेचारा वो क्या करता है, ये फेरस इतना
इतना अधिक वो होता है, जो कॉपर और सल्फेट है ये दोनों की दोस्ती पहले से होती है, लेकिन ये क्या करता है, इन दोनों की दोस्ती को तोड़कर कॉपर को वहाँ से भगा देता है और खुद जाकर सल्फेट के साथ में दोस्ती कर लेता है। मतलब देखो आपने, आयरन कितना वो होता है कि इन दोनों की दोस्ती तोड़कर खुद उससे दोस्ती कर लेता है सल्फेट से, और कॉपर को वहाँ से अलग कर देता है। समझे? वैसे ही जिंक, जिंक भी वैसा ही, जो कॉपर होता है कॉपर को यहाँ से हटा देता है और जिंक सल्फेट में चेंज हो जाता है। वैसे ही क्या होगा, लेड, इसको बोलते हैं लेड। तो जो लेड होगा वो लेड भी क्या करता है, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्टेंस यानी रिएक्ट करेगा और लेड क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये था सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, यहाँ तो सिर्फ एक ही रिएक्शन, एक ही क्या हो रहा था, डिस्प्लेस हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डबल डिस्प्लेस हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट में यहाँ से जो सोडियम होगा और यहाँ से बेरियम, सोडियम और यहाँ से क्लोरीन, ये दोनों डिस्प्लेस होकर अलग हो जाएंगे और सल्फर और क्या हो जाएगा, बेरियम, ये दोनों दोस्ती कर लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है डबल डिस्प्लेसमेंट में, वैसे ही डिस्प्लेस हो जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वही है, इसका फिफ्थ टाइप्स। इसमें क्या होता है कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन को हीट करने के बाद वो कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन को हीट करने के बाद वो कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और वही उसी कॉपर ऑक्साइड को फिर से हम हीट करते हैं, फिर से हम हाइड्रोजन की उपस्थिति में हीट करेंगे तो वो कॉपर में चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? यानी उसको हम एक बार हीट करेंगे तो वो कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और यही कॉपर ऑक्साइड को फिर से हीट करेंगे तो वो कॉपर में चेंज हो जाएगा। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कुछ नहीं होता, उसे एक बार हीट करते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड में चेंज होता है, और वही फिर हीट करने के बाद अपने ज्यों की त्यों स्थिति में आ जाता है। तो इसी को ऑक्सीडेशन और रेड्यूसन रिएक्शन बोलते हैं, है ना। ठीक है, कुछ नहीं है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।